बारिश की बूंदों के बीच काले कोट में खड़ा ये शख्स बेयुआन के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, वंग हाओ। एक ऐसी ताकत जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये खौफनाक बॉस एक वक्त पर स्कूल का सबसे बड़ा लूजर था? कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। वंग हाओ का सपना बस एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। क्लास में पढ़ाई के वक्त टीचर उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं। वंग हाओ बिल्कुल सही जवाब देता है, पर जैसे ही वो बैठने लगता है एक लड़का अचानक उसकी कुर्सी पीछे खींच लेता है। वंग हाओ जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 3 सालों से वो इन सब के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था। तभी एक बुली आकर उसके सिर पर मारता है और उसे डांटते हुए चुपचाप बैठने को कहता है। वंग हाओ का गुस्सा अब आसमान छू रहा था और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता। वो घूमकर उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, लेकिन उस अकेले की हिम्मत उन गुंडों के आगे ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उस बुली के सारे दोस्त वंग हाओ पर टूट पड़ते हैं। वो सब मिलकर उसे बुरी तरह जमीन पर गिराकर पीटते हैं। चोट खाया हुआ और दर्द से रोता हुआ वंग हाओ खुद से बस यही सवाल करता है कि आखिर उसने क्या गलत किया है, क्यों वो इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। ग्राउंड में जब वंग हाओ अकेले फुटबॉल खेलना चाहता था तो वहां भी वो गुंडे आ जाते हैं और उसे पनौती बोलकर बेइज्जती करके वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन गुंडों ने खुद फुटबॉल फाड़ दी थी, पर इसका सारा इल्जाम वो जबरदस्ती वंग हाओ पर थोप देते हैं। वंग हाओ चिल्लाता है कि उसने बॉल को छुआ तक नहीं, पर गुंडों की उस भीड़ में उसकी कोई नहीं सुनता। वो आखिरकार समझ चुका था कि इस कमजोर दुनिया में सच्चाई की नहीं, सिर्फ ताकत की अहमियत है। आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने टीचर के पास जाता है और बताता है कि कैसे वो लड़के उसे बिना वजह पीटते हैं और उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन टीचर उसकी मदद करने के बजाय अपने फोन में देखते हुए उल्टा उसी को ताना मारता है कि अगर सब लोग मिलकर सिर्फ तुम्हें ही परेशान करते हैं तो जरूर प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर होगी। टीचर उसे डांट कर वहां से निकल जाने को कहता है। गुस्से और बेबसी से भरा वंग हाओ अब अपनी सीट पर वापस आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल उठती है। अपनी बुक पर गुस्से से पेन चलाते हुए जिससे पन्ना तक फट जाता है, वो फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में इस कीचड़ से निकलकर चेंगनान हाई स्कूल जाएगा ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये नया सफर उसे किस खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। एक दिन स्कूल में वंग हाओ अपने टीचर के पास खड़ा था, जहां टीचर उसकी एडमिशन नोटिस ढूंढ रहे थे। अलमारी के सारे ड्रॉर्स छान मारने के बाद भी जब नोटिस नहीं मिला तो टीचर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, अभी तो यही था। फिर उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले क्लास का सबसे बड़ा बुली जू यंग और उसके दोस्त भी अपनी नोटिस लेने आए थे। टीचर ने शक जताया कि कहीं वो लोग वंग हाओ की नोटिस भी अपने साथ तो नहीं ले गए और उसे जाकर चेक करने को कहा। जाओ यंग का नाम सुनते ही वंग हाओ के होश उड़ गए। उसे अच्छे से पता था कि वो गुंडे उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। वो समझ गया कि वो लोग उसकी एडमिशन नोटिस को फाड़ना या जलाना चाहते हैं, जो उसके नए मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद थी। वंग हाओ रोते हुए टीचर को थैंक यू बोलकर वहां से तेजी से भागा। बाहर ग्राउंड में जू यंग और उसकी गैंग एक गटर के ढक्कन के पास खड़े होकर हंस रहे थे। उनके हाथ में वंग हाओ की वही एडमिशन नोटिस थी। वंग हाओ हांफते हुए वहां पहुंचा और गिड़गिड़ाए हुए बोला कि जू यंग, मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। लेकिन जू यंग उसे चिढ़ाते हुए नोटिस को हवा में ऊंचा उठा देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो छीन कर दिखा। सारे लड़के तालियां बजाकर वंग हाओ का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कम कद होने की वजह से वंग हाओ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। अपनी आखिरी उम्मीद को यूं खोते देख वंग हाओ पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़कर रोने लगा। वो गिड़गिड़ाए हुए बोला कि जू यांग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। उसकी इस बेबसी पर वो सब और जोर से हंसने लगे। जू यंग ने मौका पाकर एक शर्त रखी। उसने नोटिस को जमीन के पास किया और बड़ी ही कमीनी मुस्कान के साथ बोला कि अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। वंग हाओ के पास कोई रास्ता नहीं था। इस नरक से निकलने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और गटर के ढक्कन के पास ही घुटने टेक दी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो इस जगह से जरूर निकलेगा और इस जिल्लत का बदला एक दिन जरूर लेगा। लेकिन जू यंग का मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वंग हाओ ने घुटने टेके, जू यंग ने अचानक अपना हाथ खाली दिखाया और बोला कि ओह, नोटिस तो गलती से गटर के अंदर गिर गई। वंग हाओ का दिल बैठ गया। पर अगले ही पल जू यंग ने अपने पॉकेट से असली रेड एडमिशन लेटर निकाला और हंसते हुए बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा लूजर इस स्कूल में सिलेक्ट हो गया। इस बार तो तुमने हैरान कर दिया। वो उस लेटर से वंग हाओ के सिर पर मारता है और उसे जमीन पर रोता हुआ छोड़कर अपनी गैंग के साथ हंसी मजाक करते हुए चला जाता है। वंग हाओ जमीन पर बैठकर उस लेटर को देखता है और रोती हुई आंखों के साथ मुस्कुराता है कि आखिरकार वो अब यहां से जा सकता है। चेंगनान हाई स्कूल का रास्ता अब साफ था।
गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। वंग हाओ अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी माँ कपड़े धोने के लिए बाहर आती हैं और उसे ताना मारती हैं कि सारे दिन घर में क्यों घुसा रहता है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेला कर। उसके पिता भी बीड़ी पीते हुए कहते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है तो थोड़ा घूम फिर कर रिलैक्स कर लो, पर वंग हाओ कहता है कि वो घर पर ही ठीक है। तभी वहां एक लंबे काले कोट में एक लड़का एंटर होता है, जिसे देखकर वंग हाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसका बड़ा भाई जैसा दोस्त युगे था। युगे बताता है कि वो शहर के चंगनान वोकेशनल कॉलेज में पढ़ता है, जो वंग हाओ के नए स्कूल के बिल्कुल पास है। वंग हाओ उत्सुकता से शहर और उस स्कूल के बारे में पूछता है तो युगे उसे बताता है कि वहां बहुत सारे इंटरनेट कैफेज, खाने पीने की गलियां और शहर जाने के लिए काफी बसेस हैं। जाते जाते युगे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर चंगनान हाई स्कूल में कोई भी तकलीफ हो तो मुझे याद करना। युगो के जाने के बाद वंग हाओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल में भी एक लड़के ने उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, पर बाद में वो खुद उससे प्रोटेक्शन मनी मांगने लगा था। वंग हाओ को लगता है कि चंगनान हाई स्कूल तो एक टॉप लेवल स्कूल है, वहां भला क्या मुसीबत आएगी, वहां तो सब पढ़ने वाले बच्चे होंगे। वो अपने पुराने बुरे वक्त को भूलकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ जाता है। वंग हाओ अपने माता पिता के साथ भारी बिस्तर और सामान लेकर बस स्टॉप पर खड़ा होता है। बस आने पर उसकी माँ काफी जल्दी में उसे अंदर भेजती हैं ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए देर ना हो जाए। बस के अंदर वंग हाओ थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसके माता पिता इतना सारा सामान उठाए हुए थे। जब वो सब चंगनान हाई स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल की शानदार बिल्डिंग देखकर वंग हाओ के पिता के आंसू निकल आते हैं। माँ काउंटर पर बैठी माम से पूछती हैं कि फ्रेशमैन वंग हाओ का हॉस्टल रूम कहाँ है, तो मैम बताती हैं कि बिल्डिंग नंबर 3 रूम नंबर 203 में चले जाओ और वहां बिस्तर पहले से मिलेंगे, सामान लाने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर पिता थोड़ा निराश होते हैं कि इतनी दूर फिजूल में सामान उठाकर लाए। माँ वंग हाओ को पहले अंदर भेज देती हैं और कहती हैं कि वो सामान वापस छोड़कर बाद में उससे मिलने आएंगी। वंग हाओ अपनी नई क्लास में एंटर होता है और सबको स्माइल करते हुए अपना इंट्रो देता है। वहां उसकी दोस्ती जांग चांग और लीना नाम के बच्चों से होती है जो बहुत फ्रेंडली थे। तभी उसकी नजर क्लास में बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो पिंक जैकेट पहने हुई थी। वंग हाओ उसके पास जाता है और अपना नाम बताता है। वो लड़की बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ अपना नाम स्याशुए बताती है। तभी स्कूल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे नए स्टूडेंट्स अपनी स्टूल्स लेकर ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएं। वंग हाओ मौका देखकर शाजुए से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी स्टूल उठाने में मदद करूं। शाजुए उसे थैंक यू बोलती है और दोनों एक साथ ग्राउंड की तरफ चल देते हैं। ग्राउंड में जब सब बैठे होते हैं तो शाजुए से आने वाली हसीन खुशबू वंग हाओ का दिल धड़का देती है। वो सामने देखने का नाटक तो कर रहा था पर उसकी नजरें बार बार चोरी छुपे शाजुए को ही निहार रही थी। सेरेमोनी खत्म होने के बाद दोनों चुपचाप क्लास की तरफ वापस जाने लगते हैं। वंग हाओ को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शानदार स्कूल की दीवारों के पीछे एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक दुनिया उसका इंतजार कर रही है जो उसकी सोच से भी परे थी। सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम में। टीचर अंदर आते हैं और वंग हाओ यहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बैठा होता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्कूल लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था। वह अपने बगल में बैठी लड़की शाजुए से पूछता है कि क्या हम आगे भी एक साथ बैठ सकते हैं। शाजुए खुशी से हाँ बोल देती है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि आज एक नया स्टूडेंट आने वाला है। क्लास में सब कंप्लेन करते हैं कि पहले ही दिन कोई लेट कैसे हो सकता है। दरवाजा खुलता है और एक लंबा, चौड़ा और खतरनाक दिखने वाला लड़का अंदर आता है। इसका नाम जू यंग है। वह बताता है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और वह सिर्फ बास्केटबॉल की स्पोर्ट्स कोटा की वजह से इस टॉप स्कूल में आया है। टीचर उसकी पर्सनालिटी देखकर उसे तुरंत क्लास मॉनिटर बना देते हैं। पूरी क्लास खुशी से तालियां बजाती है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वंग हाओ की हालत अचानक खराब हो जाती है। वह डर से कांपने लगता है। वह अपने मन में कहता है सब खत्म हो गया, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया, फिर बीएचआई इससे बच नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जू यांग इस स्कूल में कैसे आ गया। तभी टीचर बोलते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो अपनी पसंद की सीट चुन सकता है। वंग हाओ अपना सामान उठाता है और जू यांग की नजरों से बचते हुए पीछे बैठे एक चश्मे वाले लड़के लियू जिहोंग के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फ्री टाइम मिलते ही जू यांग अपना रौब जमाने के लिए सबको अपनी तरफ से लंच पर ट्रीट देने का ऑफर करता है। ये सुनकर पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। जू यंग अचानक अपनी उंगली वंग हाओ की तरफ पॉइंट करता है और सबके सामने कहता है सिर्फ इसे छोड़कर। वे कहता है कि ये हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं है। वह बताता है कि हम दोनों एक ही टाउन से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कैसा इंसान है। वह सबको प्रॉमिस करता है कि लंच के टाइम वह वंग हाओ की सारी सच्चाई सबको बताएगा। पूरी क्लास जोर जोर से वंग हाओ पर हंसने लगती है। वंग हाओ को बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता है पर वह चुपचाप नीचे देखता रहता है।
थोड़ी देर बाद शाजुए उसके पास आती है। वह गुस्से में पूछती है कि तुमने जुयंग को पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया। वंग हाओ कहता है कि उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो अंजाम और भी बुरा होगा। ये सुनकर शाजुए थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। वह समझाती है कि अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह स्ट्रांगली कहती है कि अगली बार अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें पलटवार करना ही होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी तरफ से स्टैंड लूंगी, क्योंकि मुझसे तुम्हारी यह बेइज्जती नहीं देखी जाती। यह सुनकर वंग हाओ थोड़ा हैरान होता है, पर उसे हिम्मत मिलती है। वह कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे निपट लूंगा। यह सुनकर शाजुए खुशी से मुस्कुरा देती है। लेकिन क्या सच में वंग हाओ डर छोड़कर जुयंग का सामना कर पाएगा, या लंच टाइम में जुयंग उसका कोई ऐसा राज खोलने वाला है जिससे इस नए स्कूल में वंग हाओ की जिंदगी पहले दिन ही बर्बाद हो जाएगी। शाजुए की बातों से वंग हाओ को थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां जुयंग अपने दोस्तों के गैंग के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। जाओयंग गुस्से में पूछता है कि शाजुए उससे क्या कह रही थी। वंग हाओ थोड़ा घबरा कर कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन जुयंग कहाँ मानने वाला था। वह वंग हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू खुद को कोई हीरो समझता है क्या। फिर वह जोर से वंग हाओ की टेबल पर मुक्का मारता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है तेरी हड्डियों में फिर से खुजली हो रही है। डर के मारे वंग हाओ तुरंत अपनी जगह से उठता है और कॉरिडोर में भागने लगता है। भागते हुए वह अपने मन में सोचता है कि भले ही यह कायरता हो, पर चुपचाप खड़े रहकर मार खाने से तो बेहतर ही है। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। जू यांग का एक दोस्त ली जय उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और जू यांग उसकी बात मान भी जाता है। यह देखकर वंग हाओ को रियलाइज होता है कि इस ग्रुप का असली बॉस जू यांग नहीं बल्कि ली जय है। इस घटना के बाद वंग हाओ पूरी तरह टूट चुका था। वह कैफेटेरिया में अकेला बैठकर बचे हुए डर के साथ अपना खाना खाता है। रात को डॉर्म रूम में भी उसे शांति नहीं मिलती। उसके सभी रूममेट्स जू यंग की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं कि वह कितना अमीर और कूल है। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बताता है कि जू यंग ने उन्हें वंग हाओ का राज बता दिया है। वह बताता है कि वंग हाओ मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा मार खाने वाला डरपोक लड़का था और अब यहाँ भी क्लास मॉनिटर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अपने ही दोस्तों के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर वंग हाओ चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से सवाल करता है कि मैं इतना डरपोक क्यों हूँ, क्या कोई आकर मुझे इस नरक से निकालेगा। पर अचानक उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच जाती है। वह आंसू पोंछते हुए डिसाइड करता है कि अब और नहीं, कोई और उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद ही अपने आप को बचाना होगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अगले दिन जब वंग हाओ क्लास में एंटर करता है तो उसके चलने के ढंग और आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जू यंग उसे देखकर स्मग करता है, जैसे सोच रहा हो कि आज फिर इसका शिकार करेगा। पर वंग हाओ बिना किसी डर के चुपचाप अपने दोस्त जीहोंग के पास आकर बैठ जाता है। जीहोंग भी नोटिस करता है कि आज वंग हाओ थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लास में फिर से तमाशा शुरू हो जाता है। टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं और पीछे बैठा जू यंग मजे से चिकन खा रहा होता है। वह जानबूझकर चिकन की झूठी हड्डियां वंग हाओ पर फेंकने लगता है। एक हड्डी सीधे वंग हाओ के सर पर आकर गिरती है। पूरी क्लास के सामने जू यंग जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। इस बार वंग हाओ का डर गुस्से में बदल जाता है। उसका खून खौलने लगता है और वह अपने पेन को जोर से पकड़ते हुए सोचता है कि मुझे मजबूर मत करो। वह गुस्से से आग बबूला होकर जू यंग को सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला होता है कि तभी टीचर जोर से चिल्लाते हैं, क्लास में शांति रखो। इस वजह से वंग हाओ रुक जाता है। क्लास खत्म होने के बाद शाजुए परेशान होकर वंग हाओ के पास आती है और पूछती है कि क्या जू यंग ने तुम्हें फिर से परेशान किया। जाओ यंग ठीक उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से से उन्हें देख रहा था, पर इस बार वंग हाओ के चेहरे पर डर का एक नामो निशान नहीं था। वह एक शांत और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं उससे खुद निपट लूंगा, तुम बस देखती जाओ। उसका यह नया और निडर रूप देखकर शाजुए और जू यांग दोनों हैरान रह जाते हैं और जू यांग को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए वंग हाओ सबके सामने प्यार से शाजुए के सर पर हाथ फेरने लगे। वहीं पीछे बैठा वह गंजा बुली बड़े आराम से चिकन खा रहा था और उन्हें गुस्से से घूर रहा था। जैसे ही क्लास खत्म होती है, हीरो अपनी जगह से उठता है। वह चुपचाप खिड़की के पास रखा एक भारी गमला उठाता है। उसकी इस हरकत को देखकर पूरी क्लास और वह लड़की हैरान रह जाते हैं। गंजा बुली अभी कुछ समझ ही पाता कि अचानक हीरो वह पूरा का पूरा गमला पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारता है। गमला बुरी तरह टूट जाता है और मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। हीरो यही नहीं रुकता, वह गुस्से में डेस्क को लात मारकर साइड करता है और उस बुली पर टूट पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। वह चिल्ला चिल्लाकर उस बुली के मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। वह उसे जमीन पर पटक देता है और दर्द और गुस्से में चीखता है कि आज वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हीरो का यह खौफनाक रूप देखकर पूरी क्लास डरी हुई थी। तभी बाकी लड़के आगे आते हैं और किसी तरह हीरो को पकड़कर पीछे खींचते हैं, पर हीरो अभी भी
भी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था और गुस्से से चीख रहा था। बुली जमीन पर गिरा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह पूरी तरह सदमे में था क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हीरो पलटकर इतना भयानक वार करेगा। हीरो खुद को शांत करता है, अपने कपड़े ठीक करता है और वहां से जाने लगता है। जाते जाते वह उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि दोपहर में वह वापस आएगा और उसे इससे भी बुरी तरह पीटेगा। बाहर हॉलवे में चलते हुए हीरो का एड्रेनलिन ठंडा होता है और वह रोने लगता है। उसे पता था कि जो उसने अभी किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्टल में उस बुली के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह रोता हुआ सोचता है कि क्या यू चेंगफेई नाम का लड़का उसकी मदद करेगा, जो एक वोकेशनल कॉलेज का जाना माना बदमाश था। पर अभी के लिए स्कूल में रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए हीरो चुपचाप स्कूल के पीछे की तरफ जाता है और कांच के टुकड़ों से भरी ऊंची दीवार को फांदकर बाहर कूद जाता है। घास पर गिरने के बाद वो खुद पर ही हंसता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा एक पढ़ाकू और शांत स्टूडेंट कभी स्कूल से इस तरह दीवार कूदकर भागेगा। वह अकेला ही शहर की सड़कों की तरफ निकल जाता है। कहानी की शुरुआत में वांग हाओ एक इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन आज का वांग हाओ कोई किंग नहीं बल्कि एक आम सा डरा हुआ लड़का है। अंदर काफी धुआं और भीड़ है और वहां दो बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे, एक व्हाइट बालों वाला जिसका नाम युएन शाओ था और दूसरा ब्लैक शर्ट वाला मेंग लियांग। वांग हाओ डरते हुए अंदर जाता है क्योंकि उसे यहाँ यू चेंगफेई की तलाश थी। जब वह आसपास देखता है तो उसे वह कहीं नहीं मिलता। वह काउंटर पर जाकर कैफे के बॉस से पूछता है कि क्या उसने चेंगनन स्कूल के यू चेंगफेई को देखा है। बॉस बताता है कि उसने रात भर बैठकर गेमिंग की है और अभी पक्का अपने डॉर्म में सो रहा होगा। यह सुनकर वांग हाओ की उम्मीद टूट जाती है, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। वांग हाओ हिम्मत करके उन खतरनाक लड़कों से पूछता है कि क्या वो यू चेंगफेई को जानते हैं, क्योंकि यू चेंगफेई उसका बड़ा भाई है और उसे उससे एक जरूरी काम है। ये बात सुनते ही पूरे कैफे में हंसी छूट जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। युएन शाओ हंसते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब बात है, यहाँ कौन है जो यू चेंगफेई को नहीं जानता। उसका भौकाल पूरे स्कूल में इतना ज्यादा है कि बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। सबको इस तरह हंसता देख वांग हाओ को गुस्सा आ जाता है। वह थोड़े तेवर में कहता है कि अगर जानते हो तो सीधे सीधे बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। युएन शाओ को उसके ये नखरे बहुत दिलचस्प लगते हैं। वह उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, क्या किसी ने तेरी पिटाई कर दी है। वांग हाओ बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि अभी नहीं, पर दोपहर तक पक्का पिटने वाला हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद हर एक लड़का फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वांग हाओ गिड़गिड़ाता है कि उसे जल्दी बताओ वरना आज उसका बचना मुश्किल है। उसकी ये हालत देखकर मंग लियांग को उस पर तरस आ जाता है और वह कहता है कि ठीक है, वह उसे यू चेंगफेई के पास ले जाएगा। दोनों कैफे से बाहर निकलकर चलने लगते हैं। रास्ते में मेंग लियांग उससे पूछता है कि आखिर चक्कर क्या है। वांग हाओ बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने जू यंग नाम के एक लड़के को बुरी तरह पीटा है और अब वो लोग दोपहर में डॉर्म के बाहर उसका हिसाब बराबर करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मेंग लियांग ये सुनकर हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, इस छोटे से काम के लिए यू चेंगफेई को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही इसे अकेले निपटा देगा। पर वांग हाओ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वह कहता है कि वह उसे ढंग से जानता तक नहीं है। तब मेंग लियांग उसे समझाता है कि यू चेंगफेई का भाई मतलब उन सब का भाई, और अब उसकी परेशानी उनकी परेशानी है। वे आज दोपहर तक इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वांग हाओ अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि ये अकेले इतने सारे लड़कों को कैसे संभालेगा, क्या ये रास्ते चलते किसी को भी मदद के लिए बुला लेगा। तभी अचानक मेंग लियांग सड़क के उस पार एक लड़के को आवाज लगाता है, ये जन इधर आओ। एक व्हाइट जैकेट वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ दौड़कर वहां आता है और मेंग लियांग को बहुत इज्जत से भाई बुलाता है। मेंग लियांग उसे डांटता है कि वह क्लास छोड़कर बाहर क्यों घूम रहा है, पर इस समय येजन के सामने उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। येजन हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ खाना खाने की बात करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी ही क्लास के लिए निकलना होगा। तभी लियांगे आगे आता है और उनसे एक जरूरी बात करने को कहता है। येजन बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि लियांगे के लिए वह कुछ भी करने को राजी है। लियांगे अपने छोटे भाई वांग हाओ से मिलवाता है, जो उन्हीं के स्कूल का एक नया स्टूडेंट है। वांग हाओ को देखते ही येजन कहता है कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लियांगे बताता है कि वांग हाओ को उसकी क्लास में थोड़ी परेशानी हो गई है और वह चाहता है कि येजन इस मामले को संभाल ले। येजन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो लियांगे के भाई को परेशान करे, वह उसकी खाल खींच निकालेगा। लियांगे उसे उस लड़के का नाम बताता है, जू यंग। नाम सुनते ही येजन को सब याद आ जाता है। वह समझ जाता है कि यह वही जू यंग है जो ली जाई की क्लास का मॉनिटर है, जो बाहर से यहाँ पढ़ने आया है। वह बड़े आराम से कहता है कि वह उसे मजा चखाएगा। लियांगे ये सुनकर खुश होता है और मामला उसे सौंप कर अपने रास्ते निकलने लगता है, क्योंकि उसे गेम में मॉन्स्टर्स को मारना था। लेकिन वांग हाओ बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। लियांगे को लगता है कि शायद वांग हाओ डर रहा है, पर वांग हाओ बताता है कि असली दिक्कत जू यंग नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा रहने वाला ली जाए है। अगर येजन ने जू यंग पर हाथ उठाया तो ली जाए बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। लियांगे को ली जाए के बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसलिए वह पूछता है कि यह ली जाए आखिर है कौन और उसकी क्या औकात है।
ये जन बताता है कि लीजाई भी बेयुआन से ही है और अगर वह इस सब में बीच में आया तो मामला सच में थोड़ा पेचीदा हो सकता है। लियांग को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अगर ये जैन को यह काम मुश्किल लग रहा है तो वह अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए, वे किसी और को ढूंढ लेगा। ये जन तुरंत पीछे हट जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि वह इस काम को जरूर करेगा क्योंकि लीजाई के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं और वह उसकी इतनी बात तो मान ही लेगा। फिर ये जान पूछना चाहता है कि आखिर वांग हाओ और जू यंग के बीच मामला कितना बड़ा है। वांग हाओ बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने जू यंग की अच्छी तरह पिटाई की है और यह भी कहा था कि वह दोपहर को उसे फिर से पीटेगा, इसीलिए वह सब जरूर हॉस्टल में उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर लियांग और येजन दोनों खुश हो जाते हैं। लियांग को अपने भाई पर नाज होता है और येजन कहता है कि अब इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, वे सब मिलकर उसे एक बार फिर मजा चखाएंगे। वांग हाओ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह तो बस इसी मौके के इंतजार में था। इसके बाद वह सब एक गेमिंग जोन के अंदर दाखिल होते हैं जहां पहले से ही काफी भीड़ थी और हर कोई गेमिंग में व्यस्त था। तभी वहां बैठा एक लड़का पूछता है कि यूगे कहाँ हैं। लियांगे बताता है कि यूगे अभी सो रहे हैं और अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वह आगे कहता है कि वांग हाओ का मामला उतना बड़ा नहीं है और वह खुद ही इसे आराम से सुलझा सकता है, इसलिए यूगे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का कहता है कि ठीक है, जैसा उन्हें सही लगे वह करें, बस यूगे के भाइयों का ख्याल रखा जाए और कोई गड़बड़ ना हो। लियांगे उसे भरोसा दिलाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से अपने दोस्तों के लिए सिस्टम चालू करने को कहता है। तभी वहां बैठा एक लड़का चिल्ला उठता है क्योंकि उसे गेम में एक बहुत ही ढांसू वेपन मिल गया था और वह खुशी से पागल हो जाता है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा था। वांग हाओ भी हेडफोन लगाकर गेम खेलने में मग्न हो जाता है, पर उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी। एक तरफ वह चाहता था कि दोपहर जल्दी से आ जाए तो दूसरी तरफ उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। गेमिंग जोन के अंदर का माहौल पूरी तरह गर्म था, सभी लोग एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी क्लॉक पर 12 बजते हैं और वांग हाओ तुरंत लियांगे को इशारा करता है। लियांगे देखता है कि 12 बज चुके हैं और वह तुरंत येजन को आवाज लगाता है कि वह जल्दी से वांग हाओ का मामला सुलझाने के लिए निकले। लेकिन येजन बिल्कुल आराम से हेडफोन उतारते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले उसे गेम में इस मॉन्स्टर को खत्म करने दो। वह कहता है कि अभी तो स्कूल खत्म हुआ है और जू यंग और उसके लोग भी पहले खाना खाने जाएंगे, उन्हें हॉस्टल लौटने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। लियांगा ये सुनकर थोड़ा शांत होता है। तभी वहां बैठा गुस्से वाला लड़का कहता है कि खाने का वक्त हो गया है और किसी को जाकर खाना ऑर्डर कर देना चाहिए। एक लड़का तुरंत खाना लाने के लिए निकल जाता है और लियांगे अपने सभी दोस्तों के लिए भी खाना लाने को कहता है। वांग हाओ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं जो न सिर्फ उसकी परेशानी दूर कर रहे हैं बल्कि उसे खाना भी खिला रहे हैं। वह तुरंत अपनी सीट से उठता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर आकर वह पास की एक शॉप से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट्स खरीदता है और वापस गेमिंग जोन के अंदर आ जाता है। वह आकर लियांगे और बाकी दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक्स देता है। थोड़ी ही देर में उनका खाना भी आ जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते भी उनका ध्यान गेम पर ही था और माहौल काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद वांग हाओ एक सिगरेट सुलगाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। तभी येजन उसके पास आता है और कहता है कि अब वक्त हो चुका है और उन्हें निकलना चाहिए। वांग हाओ तुरंत तैयार हो जाता है। लियांगा उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उन्हें इस मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। येजन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि लियांगे चिंता न करें, यह मामला वह आराम से संभाल लेगा। वांग हाओ पूछता है कि क्या लियांगे उनके साथ नहीं चल रहे। लियांगे मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है कि वह सब चेंगनन हाई स्कूल के हैं और वह एक वोकेशनल स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते वहां चले तो यह देखने में बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तभी जान क्लासरूम से बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। इसके बाद वांग हाओ जैसे ही हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां कुछ लड़के बैठकर ताश खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे तुम वापस आ गए। तभी वांग हाओ देखता है कि एक लड़के ने अपने गंदे जूते सीधे उसके बिस्तर पर टिका रखे हैं। वांग हाओ मन ही मन सोचता है, यह तो मेरा बिस्तर है। तभी बिस्तर पर बैठा वो लड़का सिगरेट सुलगाते हुए बड़े घमंड से कहता है, तुम्हारा बिस्तर सच में काफी आरामदायक है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वापस आने की हिम्मत करोगे। मुझे तो लगा था कि तुम डरकर डोंगुआन शहर वापस भाग गए हो। ये सुनकर बाकी लड़के भी हंसने लगते हैं। वांग हाओ अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, जो यांग, हम दोनों एक ही शहर के हैं, तो फिर तुम्हारा इस तरह बार बार मुझे परेशान करना कहां तक ठीक है। जो यांग धुएं का कश लेते हुए कहता है, अगर हम एक ही शहर के हैं तो क्या हुआ, मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। बस क्यों, क्या कर लोगे, क्या देख रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि दोपहर में तुम मुझसे दोबारा निपटोगे। लो, मैं यहीं खड़ा हूं, हिम्मत है तो मारो मुझे। जो यांग की ये बदतमीजी देखकर वांग हाओ का सब्र टूट जाता है और वो पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाते ही जो यांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तभी वहां बाकी लड़के तमाशा देखने लगते हैं। इतने में जान दौड़ते हुए कमरे में आता है और कहता है,
क्या चल रहा है यहाँ पर, और वो बिना सोचे समझे जो यांग के पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे जो यांग पीछे रखी कुर्सी से जा टकराता है। जान आगे बढ़कर जू यांग का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में दहाड़ता है, मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जान का यह उग्र रूप देखकर कमरे में मौजूद बाकी लड़के भी बुरी तरह सहम जाते हैं। तभी वहां खड़ा एक दूसरा लड़का लीजी आगे आता है और जान का हाथ पकड़कर कहता है, ये जान, क्या तुम इसे अच्छी तरह जानते हो? लीजी, ये तो सरासर दादागिरी है, इसने मेरे भाई के बिस्तर को पैरों से रौंद दिया। लीजी कहता है, लेकिन शुरुआत तो वांग हाओ ने ही की थी, उसने क्लासरूम में जू यांग को मारा था। इस पर जान पलटकर जवाब देता है, तो क्या जू यांग ने पहले उसके सिर पर चिकन की हड्डियां नहीं फेंकी थी? ऐसी हरकत भला कौन बर्दाश्त करेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक जू यांग का सिर धड़ से अलग कर चुका होता। ये तो वांग हाओ का सीधापन है जो उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। लीजी बात को संभालते हुए कहता है, जो भी हो, मारपीट करना गलत है। वांग हाओ को हमें इसका जवाब देना होगा। जान गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? वांग हाओ एक सीधा साधा लड़का है और तुम लोग रोज उसे परेशान करते हो। क्या तुम्हें इसमें बड़ा मजा आता है? लीजी कहता है, हमने उसे कब परेशान किया? जो यांग तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और ये पागल हो गया। जान उसकी तरफ उंगली उठाकर कहता है, अच्छा, चबाई हुई हड्डियां किसी के सिर पर फेंकना मजाक होता है क्या? लीजी, हम भी काफी समय से बाहर रह रहे हैं, इसीलिए मुझे बच्चों जैसी कहानियां सुनाना बंद करो। लीजी थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम जो यांग को छोड़ो। अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटें। मेरा मान रखते हुए इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं, क्या विचार है? तभी जो यांग बीच में बोलते हुए जान से पूछता है, कितने पैसे? जान हैरान होकर पूछता है, क्या? कौन से पैसे? लीजी भी चौंक जाता है। वांग हाओ, जरा यहाँ आओ, बताओ तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं, मैं तुम्हें उससे दोगुना देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही जान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जू यांग को एक और जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वांग हाओ मेरा भाई है, समझा तुमने? मेरा भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम कुछ भी खरीद लोगे? ऐसा लगता है कि तुमने लीजी को भी पैसों के दम पर ही अपना चमचा बना रखा है। बताओ, उसे अपने साथ रखने के लिए कितने पैसे दिए हैं तुमने? लीजी बीच में आकर जान का हाथ रोकता है और कहता है, ये जान, अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी, लेकिन तुम तो हद पार कर रहे हो। अगर वांग हाओ तुम्हारा भाई है तो जो यांग भी मेरा भाई है। तुम्हारा इस तरह उसे मारना बिल्कुल गलत है। बेहतर होगा कि हम बैठकर बात करें कि इस मामले को कैसे सुलझाना है। रोज रोज का ये ड्रामा ठीक नहीं है, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? जान कहता है, मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारे इस भाई ने मुझसे पैसों की बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए बिकने वाला इंसान हूँ? लीजी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो, हम सब एक ही क्लास के छात्र हैं, रोज एक दूसरे के सामने आना है। मेरी मानो तो वांग हाओ बस जो यांग से माफी मांग ले और फिर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। इस तरह ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जान साफ मना कर देता है, इस मामले में वांग हाओ की कोई गलती नहीं है, मैं आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा हूँ। माफी मांगने या साथ में खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लीजी जो यांग की तरफ देखता है और पूछता है, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है? जो यांग गुस्से में कहता है, मुझे वांग हाओ की माफी नहीं चाहिए और न ही उसका खाना चाहिए, मैं बस उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। लीजी हंसते हुए कहता है, ये भी सही है जान, क्यों ना हम दोनों इस मामले से दूर रहें और इन दोनों को आपस में ही अपना मामला सुलझाने दें। तभी वांग हाओ आगे आता है। वो जो यांग की तरफ देखता है जो कद काठी में किसी भालू जैसा मजबूत दिख रहा था। जान गुस्से में चिल्लाता है, तुम एक भालू जैसे दिखते हो, तुम्हारी क्या औकात जो वांग हाओ से अकेले लड़ोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो यांग कहता है, मैं तुमसे नहीं, सिर्फ वांग हाओ से लड़ूंगा। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो बात अलग है। वांग हाओ गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे मंजूर है। वो जानता था कि अतीत में उसे हमेशा कमजोरी की वजह से प्रताड़ित किया गया था। अगर उसे सच में मजबूत बनना है तो उसे इस ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े होने का साहस दिखाना ही होगा। उसे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। जान परेशान होकर उसके कंधे पकड़ता है और कहता है, वांग हाओ, तुम्हें इससे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वांग हाओ मुस्कुराते हुए उसका हाथ हटा देता है और कहता है, मुझे इसके साथ अकेले ही लड़ने दो। दोनों लड़के कमरे के बीच में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सब पीछे हट जाते हैं। जान आगे आकर फाइट के नियम तय करता है। पहला नियम, कोई किसी के बाल नहीं खींचेगा। दूसरा नियम, कोई किसी का चेहरा नहीं नोचेगा। और तीसरा नियम, कोई भी प्राइवेट पार्ट पर लात नहीं मारेगा। समझे? जो यांग अपनी उंगलियां चटकाते हुए तैयार हो जाता है। जान कहता है, तो फिर शुरू करो। और तभी वांग हाओ अपनी पूरी ताकत समेटकर पहला पंच जाओ यांग की तरफ चलाता है। लेकिन असलियत में वांग हाओ अभी जमीन पर गिरा हुआ था और जू यांग उस पर अपने मुक्कों की बरसात कर रहा था। वांग हाओ किसी भी तरह जू यांग का पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जू यांग गुस्से में लगातार उस पर हमला करता रहता है। वांग हाओ दर्द से रो रहा था, पर उसकी आंखों में आज एक अजीब सी आग थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह आज हार नहीं मानेगा।
अचानक वंग हाओ अपनी पूरी ताकत लगाता है और जू यंग को जमीन पर पटक देता है। अब बारी उसकी थी। वंग हाओ लगातार अपने मुक्के जू यंग के चेहरे पर बरसाने लगता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि जू यंग के चेहरे से खून न निकलने लगे। ये पल उसके लिए बहुत बड़ा था। इस एक पल के लिए उसने न जाने कितने सालों तक इंतजार किया था। अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वंग हाओ वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार ये सब यहीं खत्म हो गया, पर असल कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जाओ यांग के दोस्तों को यह बिल्कुल हजम नहीं होता। वह गुस्से में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी येजन उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। जू यंग का दोस्त गुस्से में कहता है कि जब जू यंग मार खा रहा था तो तुमने हमें क्यों रोका। येजन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो सब मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, पर तुम लोग वांग हाओ पर हाथ उठाने की औकात नहीं रखते, क्योंकि वह मिंग लियांग का भाई है। और ये नाम सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मिंग लियांग, ये एक ऐसा नाम था जिससे पंगा लेने के बारे में यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। जू यंग के दोस्तों के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वह समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने आज कुछ किया तो वह यहाँ से अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। वह तुरंत जू यंग को समझाते हैं कि चुपचाप हार मान ले। बेचारा जू यंग, जो कुछ देर पहले तक सबसे बड़ा बॉस बन रहा था, अब डर से कांप रहा था। वह लाचार होकर वांग हाओ के आगे झुकता है और उससे माफी मांग लेता है। ये जान भी वांग हाओ से कहता है कि अब बात यहीं खत्म कर दो। वह आगे से ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। वांग हाओ को अपना वह बीता हुआ वक्त याद आने लगता है। कैसे जू यंग ने सबके सामने उसके सिर पर खाना फेंक कर उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया था। पूरे 3 साल की यह बेइज्जती वह सिर्फ एक सॉरी से कैसे भूल सकता था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि बदले के थे। और तभी वांग हाओ ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। वांग हाओ उनसे कहता है कि तुम लोग चाहो तो अभी भी लड़ सकते हो, और फिर वह एक चिकन का बड़ा सा पीस निकालता है। वह ठीक वही करता है जो जू यंग ने कभी उसके साथ किया था। वह उस सॉस से भरे हुए चिकन को जू यंग के सिर पर रख देता है और सॉस उसके चेहरे पर गिरने लगता है। जाओ यंग की तो जैसे आवाज ही चली गई थी। वह बस चुपचाप खड़ा बेइज्जती सहता रहता है। वांग हाओ उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगा था सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? तुम पर अभी भी मेरा एक घुटना उधार है। जाओ यंग और उसके दोस्तों का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। वांग हाओ एक ही आवाज में उन सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। बिना एक लफ्ज कहे वह सब वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद वांग हाओ खिड़की के पास जाता है, वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स को देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें कोई तमाशा नहीं दिखा पाया। उसके चेहरे का यह सुकून साफ बता रहा था कि पुराना वांग हाओ अब मर चुका है। लेकिन इस नए वांग हाओ की यह शुरुआत आगे उसकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाली थी। डॉर्मेट्री में खड़े लड़के घबराए हुए थे और कह रहे थे कि उनका मकसद झगड़ा बढ़ाना नहीं बल्कि मामला शांत करवाना था। लेकिन पर वांग हाओ ने बड़ी शांति से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें रोक नहीं रहा क्योंकि मुझे जाना है। ये कहकर वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जब वह हॉस्टल के कॉरिडोर से गुजरा तो हर कमरे से स्टूडेंट्स झांक कर उसे देख रहे थे। आज वांग हाओ का वह पुराना डरपोक रूप बिल्कुल नहीं था। बाहर आते ही ये झान उसके पास आया और पूछा, कैसा लगा? बदला लेने का मजा आया? वांग हाओ ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं थोड़ा छोटा सोच वाला पेटी हूं? ये झान हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, बदला लेना तो बनता है, जो किया वही मिला। वांग हाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। गुंडा हुन शब्द मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। दोनों स्कूल के कैंपस से निकलकर सीधे एक इंटरनेट कैफे पहुंच गए। अंदर का माहौल काफी एनर्जेटिक था। वहां मेंग लियांग अपनी गेमिंग चेयर पर बैठा इंटेंस फोकस के साथ गेम खेल रहा था। जैसे ही वांग हाओ अंदर आया, मेंग लियांग ने तुरंत नोटिस किया कि वांग हाओ के चेहरे पर एक बड़ा सा ब्रूज चोट है। वह गुस्से में उठा और ये झान का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, ये क्या है? वांग हाओ को चोट कैसे लगी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका ख्याल रखना। ये झान घबराकर बोला, लियांगे, गलती मेरी नहीं है। वांग हाओ खुद जाओ यांग से 1-on-1 लड़ने की जिद कर रहा था। वांग हाओ आगे आया और मेंग लियांग को रोकते हुए बोला, लियांगे, ये झान की कोई गलती नहीं है, मैं खुद लड़ना चाहता था, और देखो मेरी ये चोट तो कुछ भी नहीं है। जाओ यांग का हाल तो इससे कहीं ज्यादा खराब है, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ है। ये सुनकर मेंग लियांग थोड़ा शांत हुआ। उसने वांग हाओ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद मेंग लियांग ने वांग हाओ को साइड में ले जाकर समझाया, मैंने यूगे से बात की है, उसने कहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, पर अक्सर लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, इसीलिए अब स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ, पता नहीं कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। वांग हाओ ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकलकर वापस क्लास में आ गया। क्लास में एंटर करते ही सबकी नजरें उस पर थीं। वह अपनी सीट पर गया तो उसके बगल वाला चश्मे वाला लड़का लिu जिहोंग धीरे से बोला, वांग हाओ, जाओ यांग ने हम सबको धमकी दी है कि अगर किसी ने तुमसे बात की तो वह उसे मार देगा, इसलिए हम डर रहे थे। वांग हाओ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की शिया शुए वहां आई। उसने लिu जिहोंग से कहा, लिu जिहोंग, क्या हम सीट स्वैप कर सकते हैं?
लियू जियोंग तुरंत उठ गया और शिया शुए वांग हाओ के बगल में आ बैठी। उसने वांग हाओ के चेहरे पर लगी चोट को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नॉट बैड, तुमने तो कमाल कर दिया। वांग हाओ थोड़ा शर्मा गया। शिया शुए ने आगे कहा, पूरी स्कूल में खबर फैल गई है कि तुम मेंग लियांग के भाई हो, इसलिए अब तुम्हारे पास प्रॉपर बैकिंग है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतने दिन तक उन गुंडों को बर्दाश्त कैसे किया। वांग हाओ के मन में ख्याल आया, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। वह बस मुस्कुराता रहा। तभी पीछे से लियू जिहोंग ने झुककर वांग हाओ के कान में धीरे से कहा, भाई शिया शुए हमारी क्लास की गॉडेस है, जोउ यांग भी उसके पीछे पागल है, पर वह तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखती है। पहले लोग कहते थे कि तुम लकी हो, पर अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम कोई आम लड़के नहीं हो। वांग हाओ हैरानी से शिया शुए को देखता है, जो अभी भी उससे प्यार से बात कर रही थी। क्लासरूम का माहौल शांत था, पर वांग हाओ के दिमाग में शांति नहीं थी। वह पीछे बैठे कुछ लड़कों को आपस में फुसफुसाते हुए देख रहा था। उसने सोचा, चलो अगर वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं भी उन्हें इग्नोर करूंगा, बस पीस चाहिए मुझे। तभी शिया शुए ने एक छोटी सी फोल्डेड पेपर उसकी तरफ स्लाइड की। वांग हाओ ने खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, क्या तुमने वो बुक कल फिनिश कर ली? और नीचे एक स्माइली बनाया था। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए शिया शुए की तरफ देखा, जो शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। वांग हाओ को टीचर के ऑफिस बुलाया गया। टीचर ने गुस्से में पूछा, सुनने में आया है कि इंग्लिश क्लास में तुमने जोउ यांग के सिर पर फ्लावर पॉट मार दिया। वांग हाओ ने बड़ी चतुराई से झूठ बोल दिया, सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं और जोउ यांग दोनों डोंगुआन टाउन से हैं, हमारे बीच बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो भी सुलझ गया। टीचर ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। एक हफ्ता बीत गया। क्लास में वांग हाओ के बगल बैठा चश्मे वाला लड़का लियू जिहोंग धीरे से बोला, वांग हाओ सावधान रहना, जोउ यांग और ली जिये ने तुम्हारे खिलाफ लोग ढूंढने शुरू कर दिए हैं। जोउ यांग सबको धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने तुमसे बात की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वांग हाओ हैरान था। तभी पीछे बैठा एक टफ लुकिंग लड़का जिसके बाल बचकट थे अचानक उठा। उसने अपनी पॉकेट से एक गन निकाली और सीधा वांग हाओ के सिर पर तान दी। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया, पर वांग हाओ ने बिना डरे अपनी उंगली से गन की बैरल को साइड में पुश कर दिया। टीचर चिल्लाए, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सीन कट होता है हॉलवे पर। ये झान वांग हाओ के साथ खड़ा था। उसने कहा, जोउ यांग अभी तक रुकने वाला नहीं है, मैं अभी लीजिए से बात करने जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। दोनों लीजिए की क्लास में गए। लीजिए जो कि ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का था बाहर आया। ये जान ने पूछा, तुमने अभी तक प्लान क्यों नहीं रोका? सुनने में आया है तुमने वांग हाओ के लिए लोग ढूंढे हैं। लीजिए हंसने लगा, अरे ये झान तुम कहाँ की बातें कर रहे हो, हमने तो पहले ही सुलह कर ली है, मैं लीजिए अपनी बात का पक्का हूँ, हम अब अलग अलग रास्ते पर हैं। ये सुनकर वांग हाओ को लगा कि शायद वह गलत सोच रहा था, शायद वह बस पैरानॉइड हो गया है। वापस क्लास में शिया शुए ने पूछा, सुना है जोउ यांग ने तुम्हारे लिए लोग ढूंढे हैं? वांग हाओ ने उसे रियश्योर किया, नहीं ये झान ने लीजिए से बात कर ली है, ये सब अफवाहें हैं। शिया शुए ने कहा, अच्छा है, पर तुम खुद का ख्याल रखना। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला। एक बहुत ही मस्कुलर लड़का जिसके बाल व्हाइट थे और उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चिल्लाया, वांग हाओ कौन है? वह सीधा वांग हाओ की डेस्क की तरफ बढ़ा। बचकट वाले लड़के ने उसे पॉइंट कर दिया। मस्कुलर लड़के ने बिना कुछ बोले वांग हाओ की डेस्क को एक जोर की लात मारी। वांग हाओ जमीन पर गिर गया। मस्कुलर लड़का उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसके हाथ पर अपना भारी बूट रख दिया। वह चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौन है जो मेरे भाई को हाथ लगाए? सबको पता है कि जोउ यांग मेरा होंगली का छोटा भाई है। पूरे क्लास को झटका लगा। लीजिए भी हैरान रह गया। वांग हाओ जमीन पर लेटा सोच रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जोउ यांग का कोई बड़ा भाई है। होंगली गुस्से में बोला, मेरा भाई यहाँ छेंगनान हाई स्कूल में शांति से पढ़ने आया था, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया कि हम रिलेटेड हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बुली करोगे, और जब उस पर मुसीबत आई तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? लीजिए बीच में आया और घबराहट में बोला, भाई 1000 युआन ले लो, बात खत्म करते हैं। होंगली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना बूट वांग हाओ के चेहरे पर रख दिया और कहा, इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी ताकत भी बोलती है। वांग हाओ दर्द से कराह रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैं कितना कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस ये झान के आने का इंतजार करना है। और तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और ये झान भागता हुआ अंदर आता है। उसकी नजरें जमीन पर पड़े वांग हाओ पर पड़ती हैं और वह शॉक रह जाता है। उसे अब समझ आ गया है कि वह लेदर जैकेट पहना हुआ मस्कुलर लड़का होंगली असल में जोउ यांग का बड़ा भाई है। वांग हाओ जमीन पर पड़ा सोच रहा था कि अब सब खत्म है, उसकी किस्मत खराब है। ये झान ने तुरंत होंगली को समझाने की कोशिश की, लीगे ये वांग हाओ है, मेंग लियांग का स्वॉन ब्रदर है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच। पर होंगली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें मीडिएट करने बोला है या वांग हाओ को मेरे भाई के ऊपर चिकन बोन्स फेंकने को कहा है? ये कहकर उसने ये झान को एक इतना जोर का मुक्का मारा कि वह सीधा जमीन पर गिर गया। ये जान दर्द से कराह रहा था, पर उसने वांग हाओ की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई माफ करना,
आज मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊंगा। होंगली अब ये झान को लात मारने ही वाला था कि ली जिए बीच में कूद पड़ा। वह घबराया हुआ बोला, लीगे रुको, ये झान को नहीं पता था कि जोउ यांग तुम्हारा भाई है, वरना वह कभी ऐसा करता ही नहीं। होंगली ने ली जिए को धक्का दिया और वांग हाओ की तरफ बढ़ा। तभी जमीन पर लेटे हुए ये झान ने होंगली का बूट पकड़ लिया ताकि वह वांग हाओ तक न पहुंच सके। होंगली ने गुस्से में पूछा, अभी भी इसे बचा रहा है? ये झान ने हिम्मत करके कहा, लीगे शायद मैं तुम्हारे ही भले के लिए ये कर रहा हूं। तुम मेंग लियांग को इग्नोर कर सकते हो, पर उनके पीछे जो ताकत है उससे पंगा लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। होंगली जोर से हंसा और बोला, बात सीधी है, जोउ यांग मेरा भाई है, अगर उसे किसी ने मारा है तो बदला तो लूंगा ही, चाहे मेंग लियांग या यू शाओशाओ ही यहाँ आ जाए, मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा। और तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक नया कैरेक्टर एंटर करता है। गोल्डन जैकेट, लंबे वेवी बाल और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान। ये था सु शियाओबाई। होंगली ने हैरानी से पूछा, सु शियाओबाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सु शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दोस्त ने भेजा है, देखा जा सके तो वांग हाओ के लिए बात कर दूं। जमीन पर पड़ा वांग हाओ ये सुनते ही समझ गया कि ये यू चेंगफेई यूगे का ही काम है। उसने सोचा, लगता है यूगे को पहले से ही पता था कि मुसीबत आएगी। ये झान ने राहत की सांस ली और सु शियाओबाई से रिक्वेस्ट की। सु शियाओबाई ने होंगली से कहा, इस बार किसी ऐसे ने भेजा है जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता। होंगली थोड़ा फेस दो, मैटर को सुलझा लेते हैं। होंगली ने सोचा और फिर मान गया क्योंकि वह सु शियाओबाई का कर्जदार था। उसने कहा, ठीक है, आज इसे नहीं मारूंगा, बस कल दोपहर 12 बजे तक 1000 युआन चाहिए। सु शियाओबाई वांग हाओ के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, होंगली से पिटने वाले को यूजुअली एक हफ्ता हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है, पैसे देकर जान बच गई, इसे ही अच्छा मानो। ये कहकर वह वहां से चला गया। होंगली ने जाते जाते वांग हाओ को वार्न किया, अगर दोबारा जोउ यांग के पास गए तो जान से मार दूंगा। गैंग के जाने के बाद शिया शुए और ये जान ने वांग हाओ को उठाया। शिया शुए ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं दे दूं? वांग हाओ ने मना कर दिया, नहीं, मेरे पास अपना तरीका है। शाम का वक्त था और वांग हाओ और ये झान स्कूल के बाहर सड़क पर चल रहे थे। वांग हाओ अभी भी उस बीटिंग के बारे में सोच रहा था जो उसने होंगली से खाई थी, पर ये जान का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। वह मुस्कुराते हुए बोला, यार गेटिंग बीटन अप में बड़ी बात क्या है? कौन सा लड़का है जो बचपन से लेकर आज तक नहीं पिटा? हम जैसे लोगों के लिए तो ये डेली का नाश्ता है। वांग हाओ हैरान था कि ये जान इतना ओपन माइंडेड कैसे है। ये जान ने समझाया, देखने में हम अब कितने भी पावरफुल क्यों ना लगे, हाई स्कूल के कॉरिडोर्स में दबंगई क्यों ना करें, असल में हम सब वहीं से शुरू किए हैं जहां से तुम अब हो। हर एक को पिटाई खानी पड़ी है। लीजिए को देख लो, वो बचपन से कितना पिटा है और अभी भी कभी भी कोई नया झगड़ा हो सकता है। ये जान ने आगे कहा, हर किसी के पास बैकअप नहीं होता। मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, हर कदम मार खाकर ही आगे बढ़ा हूं। धीरे धीरे अपने लोग जोड़े, धीरे धीरे दूसरों को मारना शुरू किया और तब जाकर लोगों ने मुझे माना। कोई इससे टूट जाता है पर कोई इससे और सख्त बन जाता है। वांग हाओ के मन में ये जान की ये बातें गूंज रही थीं। उसने सोचा, मिडिल स्कूल के 3 साल की बुलिंग ने मुझे कमजोर और डरपोक बना दिया था, पर ये जान की बातों ने मेरे अंदर कहीं एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। ये जान ने कहा, इसलिए पिटना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में हमें लकी होना चाहिए कि सु शियाओबाई आ गया। अगर वह नहीं आता तो शायद हम दोनों की हालत और भी खराब होती। होंगली कोई आम गुंडा नहीं है, वे ग्रेड 11 का सबसे खतरनाक लड़का है। मेंग लियांग भी उसे आसानी से नहीं संभाल सकता। जोउ यांग ने सही आदमी ढूंढ लिया है बदला लेने के लिए, पर वो पैसे का भूखा है, वो जोउ यांग से पैसे लूटेगा ही। दोनों वहां से सीधे इंटरनेट कैफे पहुंच गए। कैफे का ओनर उन्हें देखते ही चिल्लाया, मेंग लियांग के ये 2 छोटे भाई फिर आ गए, चेहरे और शरीर पर छोटे हैं, लगता है फिर पिट गए। अंदर मेंग लियांग उनका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में बोला, क्या हुआ, फिर पिट गए? वांग हाओ ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बताया, मामला खत्म नहीं हुआ है, जोउ यांग ने हेल्प बुलाई है, इस बार हम दोनों को मार पड़ी है। मेंग लियांग और गुस्से में आ गया, किसने मारा? ये झान ने कहा, होंगली, वो कुत्ते का बच्चा। मेंग लियांग चिल्लाया, उसकी खाल में अभी नोच लूंगा। ये झान ने बताया, वह कहता है जोउ यांग उसका भाई है। मामला सिंपल नहीं है। मेंग लियांग समझ गया कि होंगली पैसों के लिए लड़ता है, वरना वो खुद उससे निपट लेता। तभी वांग हाओ ने आगे बढ़कर कहा, थैंक यू कि आपने सु शियाओबाई को भेजा, उसकी वजह से हम बच गए, पर मैं ये मामला यहाँ खत्म नहीं करना चाहता और वो 1000 रुपए भी मैं नहीं दूंगा। मेंग लियांग ने कहा, हम तुमसे वो पैसे कभी नहीं लेंगे। वांग हाओ ने पूछा, पर सु शियाओबाई तो आपका भेजा हुआ नहीं था ना? अगर आपने नहीं भेजा तो किसने उसे मेरी मदद के लिए भेजा? अचानक यू शाओशाओ यूगे गुस्से में ये झान की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, ये झान एक मामला भी ठीक से नहीं सुलझा पाया, अभी तक हमारे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें वो बीटिंग मिलनी चाहिए थी, यहाँ से दूर हो जाओ। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। सब शौक थे कि यूगे अचानक ये झान को क्यों डांट रहा है। मेंग लियांग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अभी तक खड़े क्या हो, दिमाग है या नहीं? और वांग हाओ को लेकर बाहर निकल गया। वो तीनों बिल्डिंग की छत,
रूफटॉप पर पहुंच गए। वहां शांति थी। मेंग लियांग ने कहा, यह झान अच्छा लड़का है, सबका ख्याल रखता है। यू शाओशाओ ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इस बार होंगली के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। मेंग लियांग ने यू शाओशाओ से सिगरेट मांगी और दोनों में हल्की फुल्की नोक झोंक शुरू हो गई। वांग हाओ ने बीच में बोलकर उन्हें रोका, पहले बात खत्म करो, लड़ाई बाद में करना। मेंग लियांग ने गंभीर होकर वांग हाओ से पूछा, सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम इस मामले को ऐसे ही छोड़ दोगे? वांग हाओ ने तुरंत कहा, नहीं, अगर मैंने हार मान ली तो जोउ यांग मुझे हमेशा के लिए कुचल देगा। यू शाओशाओ ने सिगरेट का कश लेते हुए असल सच्चाई बताई, सुनो, हमने ये झान को इसलिए डांटा और भगाया क्योंकि होंगली ने हाथ उठा दिया है। मामला अब सिंपल नहीं रहा। ये झान चेंगनान हाई स्कूल का स्टूडेंट है। अगर वो हमारी वोकेशनल स्कूल के झगड़ों में फंस गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेंग लियांग ने वांग हाओ को समझाया कि इस इलाके में 3 स्कूलों के गैंग्स के बीच एक ट्राइपॉड यानी 3 तरफा राइवलरी है, चेंगनान हाई, बेयुआन वोकेशनल और बेयुआन नंबर 7 मिडिल स्कूल। मेंग लियांग ने बताया, देख वांग हाओ, हम तीनों स्कूलों के गुंडे आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर हम एक बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन अगर ये झान जो चेंगनान हाई का स्टूडेंट है हमारी तरफ से लड़ाई में कूदा तो उसका अपने ही स्कूल में जीना हराम हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट कैफे में उन्होंने ये झान को जानबूझकर सबके सामने डांटा और भगा दिया। ये सब एक नाटक था ताकि चेंगनान हाई के लोगों को लगे कि ये झान को वोकेशनल स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया है ताकि उसकी इज्जत बच सके। वांग हाओ ये सुनकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग कितने समझदार हैं और वो सच में ये झान की परवाह करते हैं। मेंग लियांग ने वांग हाओ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम हार नहीं मानना चाहते तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम हमारे अपने भाई हो। ये सुनकर वांग हाओ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पास असली दोस्त हैं। अगली सुबह तीनों सड़क पर चल रहे थे। मेंग लियांग ने वांग हाओ केओ क्लास में जाने को कहा और एश्योर किया कि वो होंग ली और जोउ यांग को हैंडल कर लेंगे। वांग हाओ मुस्कुराया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब वांग हाओ क्लासरूम में एंटर हुआ तो क्लास मॉनिटर जोउ यांग तुरंत खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, वांग हाओ, तुम लेट आए हो। एज अ मॉनिटर मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तुम्हें 5000 शब्दों का निबंध लिखना पड़ेगा और पूरे क्लास के सामने पढ़ना पड़ेगा। वांग हाओ ने शांति से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, शिएनी माँ, तेरी माँ का शुक्रिया। पूरे क्लास में जोर जोर से हंसी फैल गई। शिया शुए और बाकी सब हंसने लगे। जोउ यांग गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुमने मुझे गाली दी? वांग हाओ आगे बढ़ा, खिड़की के पास गया और वहां रखा एक भारी फ्लावर पॉट क्लीविया प्लांट उठा लिया। वह जोउ यांग के पास गया और कहा, क्या तुम्हें लगता है पिछली बार मैंने तुम्हारा सिर अच्छे से नहीं फोड़ा? अगर तुमने मुझे निबंध लिखने को कहा तो मैं ये फूल सीधा तुम्हारे सिर पर दे दूंगा। बताओ क्या लिखना है निबंध में? जोउ यांग डर के मारे पीछे हटने लगा। लीजिए, वो ब्लॉन्ड लड़का बीच में आया और जोउ यांग को खींचकर बैठा दिया। क्लास मॉनिटर, बैठ जाओ, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मत करो। जोउ यांग चुपचाप बैठ गया। वांग हाओ ने प्लांट वापस रख दिया। तभी लियू जेहोंग, चश्मे वाला लड़का, उसके पास आया और बोला, हाओ गे ब्रदर हाओ, आज तो आप बहुत कूल लग रहे थे। वांग हाओ हैरान रह गया। उसने सोचा, जब मैं एक अच्छा शांत लड़का था तो किसी ने मुझे ब्रदर नहीं कहा, लेकिन अब जब मैं लड़ता हूँ, गाली देता हूँ और धमकी देता हूँ तो लोग मुझे हाओगे बुलाते हैं। सच में ये दुनिया पागल हो गई है। क्लास में एंटर करते ही वांग हाओ ने नोटिस किया कि जोउ यांग, जो हमेशा उसे बुली करता था, आज उससे आंखें चुरा रहा है और नर्वस लग रहा है। वांग हाओ को एहसास हुआ कि शायद अब जोउ यांग उससे डरने लगा है। वांग हाओ मुस्कुराते हुए जोउ यांग की तरफ बढ़ा। लीजिए, वो लड़का जिसके शर्ट पर स्कल था तुरंत खड़ा हो गया, जैसे वो लड़ाई के लिए तैयार हो। पर वांग हाओ ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मैं बस जोउ यांग से एक बात करने आया हूँ। वांग हाओ ने जोउ यांग से कहा, अपने दोस्त होंगली को बता देना कि यू शाओ शाओ। क्लास के बाद उन दोनों को इंटरनेट कैफे बुलाए हैं। तभी शिया शुए, पिंक जैकेट वाली लड़की, आगे आई और लियू जेहोंग, चश्मे वाला लड़का, से अपनी सीट चेंज करने को कहा ताकि वो वांग हाओ के बगल बैठ सके। बैठते ही उसने वांग हाओ से पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। शिया शुए ने कहा, वाकई मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी हार्ड बोन्स हैं। तुमने जोउ यांग को ऐसे चैलेंज किया, काफी इंप्रेसिव था। फिर उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, वैसे तुम मेंग लियांग और यूशाओ को कैसे जानते हो? क्या तुमने उन्हें मदद के लिए पैसे दिए हैं? वांग हाओ ने मना कर दिया और पूछा, क्या तुम यू चेंगफेई को जानती हो? ये सुनकर शिया शुए हैरान रह गई और बोली, यू चेंगफेई, वो तो मेरे पड़ोस में रहता है, वो एक लीजेंड है। शिया शुए ने वांग हाओ को पूरे एरिया के गैंग हायरार्की के बारे में बताया। उसने बताया कि 3 स्कूल हैं, चेंगनान हाई, वोकेशनल स्कूल और बेयुआन नंबर 7। हर स्कूल के अपने लीडर्स हैं, जैसे चेंगनान के लाओगो, माइजी, जुआन तो और बेयुआन नंबर 7 के 7 ड्रैगन्स एंड 6 फीनिक्स। पर सबसे ज्यादा फेमस यू चेंगफेई है। उसने बताया, यू चेंगफेई ने वोकेशनल स्कूल में सिर्फ 1 साल में 0 से किंग बनने का सफर तय किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आउटसाइडर, बाहर का स्टूडेंट है, फिर भी उसने लोकल गुंडों को हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। यहाँ तक कि मेंग लियांग और यू शाओ भी उसके लिए काम करते हैं। शिया शुए ने सजेस्ट किया, अगर यू चेंगफेई ने चेंगनान हाई के लीडर्स से बात कर ली तो वो तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। वांग हाओ ने हैरानी से कहा, तुम्हें इन सब चीजों का काफी नॉलेज है। शिया शुए हंसी और बोली, लड़कियों को गॉसिप पसंद होती है। वैसे तुम जोउ यांग को क्यों पसंद नहीं करती?
शिया शुए ने गुस्से में कहा, वो बहुत घमंडी है, हमेशा अपने पैसे और पेरेंट्स की पावर दिखाता है, वो एक जर्क है। वांग हाओ को पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, मिडिल स्कूल में जोउ यांग ने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ कर दिया था और मैं हमेशा यही सोचता था कि शायद गलती मेरी है, पर अब लग रहा है कि मैं बस एक विक्टिम था। क्लास खत्म हुई। वांग हाओ ने जोउ यांग से कहा, होंगली को ढूंढो, मैं तुम दोनों का इंतजार टीचिंग बिल्डिंग के नीचे करूंगा। जोउ यांग डर के मारे कांपने लगा। वांग हाओ बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। तभी उसने सू शियाओबाई, लंबे बालों वाला लड़का को देखा जो एक लड़की के साथ आ रहा था। वांग हाओ ने सोचा, ये लड़की काफी सुंदर है, सू शियाओबाई के साथ अच्छी लग रही है। सू शियाओबाई ने वांग हाओ को देखा और कहा, मैं जोउ यांग और होंगली का इंतजार कर रहा हूँ, यू शाओ उनसे बात करना चाहते हैं। वांग हाओ समझ गया कि सू शियाओबाई वहां उसकी मदद के लिए आया है। उसने सोचा, रुको, मैं ये पूछना भूल गया कि आखिर किसने सू शियाओबाई को दोपहर को मेरी मदद के लिए भेजा था। स्कूल के बाहर होंगली और जोउ यांग ने वांग हाओ का रास्ता रोक लिया। होंगली गुस्से में था। उसने कहा, सुबह सुबह यू शाओ के पास क्या करने जा रहा है? मैंने तुमसे 1000 रुपए मांगने को कहा था। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत बादशाह हो गए हो? क्या तुम वोकेशनल स्कूल वालों को बुलाकर यहाँ छेंगनान हाई में राज करना चाहते हो? वांग हाओ ने बिना डरे कहा, चलो, यू शाओ इंतजार कर रहे हैं। होंगली और जोउ यांग हैरान रह गए कि ये लड़का अब डर नहीं रहा। वो दोनों भी वांग हाओ के पीछे चल पड़े। इंटरनेट कैफे के बाहर पहुंचते ही माहौल काफी इंटेंस हो गया। वहां मेंग लियांग अपने पूरे गैंग के साथ खड़ा था। होंगली ने मजाक में कहा, ओए यू शाओ, इतने सारे लोग क्यों बुलाए हैं? क्या मुझे मारने का प्लान है? पर मेंग लियांग हंसने लगा और होंगली को गले लगा लिया। अरे पगले, इतने लोग सिर्फ वेलकम करने के लिए हैं, तुम वोकेशनल स्कूल वालों पर भरोसा नहीं करते क्या? दोनों हंसने लगे और बाकी लोग भी रिलैक्स हो गए। लग रहा था कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं जो आपस में मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेंग लियांग और होंगली कैफे की सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वांग हाओ पीछे खड़ा सुन रहा था। होंगली ने पूछा, यू चेंगफेई, यू शाओ कहाँ है? मेंग लियांग ने कहा, वो कल रात भर गेमिंग कर रहा था, अभी डॉर्म में सो रहा है। फिर बात असली मुद्दे पर आई। मेंग लियांग ने कहा, मेरा सुझाव है कि ये मामला यहीं खत्म कर दो। मैंने ये जान को इसलिए भेजा था ताकि मामला शांत हो जाए। सुना है ये जान और लीजिए की आपस में अच्छी बनती है, वो इसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने सुना था कि दोनों पार्टियां मान गई थीं, तो बीच में वांग हाओ क्यों आया? होंगली ने गुस्से में कहा, यू शाओ, जरा होश में बात करो। अगर मामला शांत हो गया होता तो ठीक था, पर तुम्हारे इस छोटे भाई वांग हाओ ने हद कर दी। उसने जोउ यांग के सर पर चिकन बोन्स फेंक दिए। ये इंसल्ट थी। वांग हाओ आगे आया और बोला, पहली बात, जोउ यांग ने पहले चबाए हुए चिकन बोन्स मेरे सर पर फेंके थे। दूसरी बात, मैं दोपहर को डॉर्म गया तो उसने मेरे बिस्तर पर पैर रख दिए। और तीसरी बात, जोउ यांग ने मिडिल स्कूल में 3 साल तक मुझे बुली किया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेंग लियांग ने यह सुनकर होंगली की तरफ देखा। सुन लिया ना, 3 साल तक बुलिंग। होंगली जोर से हंसा। यू शाओ, मैंने आज तक किसी को 3 साल तक बुली होते नहीं देखा जो इतना टफ हो। जो बंदा 3 साल तक मार खाता है वो अचानक इतना बदल कैसे सकता है? मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। मेंग लियांग ने सिगरेट का कश लेते हुए समझाया, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। पुराना वक्त अलग था। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार, मतलब वक्त बदलता रहता है। कोई हमेशा विक्टिम नहीं रहता। जैसे हमारा यू चेंगफेई। यू शाओ 1 साल पहले वोकेशनल स्कूल में वो भी एक मामूली लड़का था जिसे सब मारते थे, पर आज वो किंग है। वांग हाओ भी वही कर रहा है। होंगली ने घूरते हुए कहा, वांग हाओ जैसे छोटे लेवल के लड़के को यू चेंगफेई से कंपेयर मत करो, वो इसके लायक नहीं है। मेंग लियांग मुस्कुराया। 1 साल पहले लोग यू शाओ को भी ऐसे ही चिढ़ाते थे। आज भी बहुत लोग उसे गाली देते हैं, पर वो ऊपर आ गया। फिर मेंग लियांग ने होंगली से रिक्वेस्ट की, होंगली, हमारी दोस्ती अच्छी है, मेरा एक एहसान मानो, वांग हाओ को अब और मत सताओ, मामला यहीं खत्म करो। इंटरनेट कैफे के बाहर का माहौल काफी टेंस था। मेंग लियांग ने वांग हाओ को इशारा किया और कहा, वांग हाओ इधर आओ और लीगे होंगली को कॉल करो। अगर तुम्हें छेंगनान हाई स्कूल में सरवाइव करना है तो लीगे की प्रोटेक्शन चाहिए। वांग हाओ आगे बढ़ा और उसने झुककर लीगे कहा, पर होंगली जो एक स्पाइक्स वाली लेदर जैकेट पहने बैठा था, उसने गुस्से से हाथ दिखा दिया। मुझे कोई नया भाई नहीं चाहिए, मैं इतना जेनरस नहीं हूँ। मेंग लियांग ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। ठीक है, अगर तुम इसे भाई नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, बस इसे और परेशान मत करो। होंगली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, यू शाओ, मेंग लियांग के बॉस का कहना मानकर मैंने इसे अभी तक नहीं मारा, वरना ये लड़का अभी तक जमीन पर लेटा होता। मुझे पता है ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया, पर मुझे 1000 रुपये चाहिए। अचानक मेंग लियांग के पीछे खड़ा एक लड़का ब्लैक शर्ट वाला गुस्से में आगे आया और चिल्लाया, अगर तूने इसे फिर से हाथ लगाया तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा। होंगली खड़ा हो गया और उसने उस लड़के को घूरा। तू कौन है बीच में बोलने वाला? तू बस माई जी के दम पर इतना बोल रहा है ना? चल, अगर हिम्मत है तो 1-on-1 लड़ाई। होंगली जोर से हंसा। आज के जमाने में कौन 1-on-1 लड़ता है? अगर तुम सब मिलकर भी मुझे मारना चाहो तो भी मैं तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक हूँ। चलो बेस्ट ऑफ 3 BO3 खेलते हैं। मेंग लियांग ने तुरंत बीच में कूदकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। होंगली शांत हो जा, हम यहाँ लड़ने नहीं बात करने आए हैं। अगर हम दोनों गैंग्स आपस में लड़े तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, तुम्हें समझना चाहिए। होंगली थोड़ा शांत हुआ, पर उसने अपनी शर्त रखी। मैं समझता हूँ, पर मेरे भाई जोउ यांग का बदला लेना जरूरी है। वांग हाओ को 1000 रुपये देने होंगे और मेरे भाई से माफी मांगनी होगी। मेंग लियांग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें इतना सख्त होना पड़ेगा?
होंगली हंसा। यू शाओ, ये सिचुएशन है, वांग हाओ तो बस तुम्हारा एक छोटा भाई है, क्यों उसके लिए इतनी दिक्कत ले रहे हो? तभी मेंग लियांग ने एक बड़ा खुलासा किया, दरअसल वांग हाओ मेरा भाई नहीं है, वो यूगे यू चेंगफेई का भाई है। होंगली जोर से हंसने लगा। झूठ मत बोलो, यूगे को इस मामले के लिए यू चेंगफेई को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वांग हाओ सच में यू चेंगफेई का भाई होता तो क्या वो ऐसे पिटकर खड़ा होता? और तभी थाक, एक ईंट हवा में उड़ी और सीधा होंगली के सिर पर जा लगी। होंगली के सिर से खून बहने लगा। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाया, कौन है साला, किसने मारा? सबकी नजरें सड़क की तरफ गईं। वहां एक लंबा साया दिखाई दिया। वो यू चेंगफेई यू शाओ था, अपने सिग्नेचर ग्रे ट्रेंच कोट में। मेंग लियांग और बाकी लोग तुरंत खुश हो गए। यूगे, आप फाइनली आ गए। होंगली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यू चेंगफेई आगे बढ़ा और होंगली को देखकर मुस्कुराया। हेलो चूहा, राइट, होंगली का निकनेम। फिर उसने मेंग लियांग की तरफ मुड़कर गुस्से में कहा, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मेंग लियांग ने डरते हुए कहा, मुझे डर था कि हमारी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। यू चेंगफेई ने गुस्से में कहा, रिलेशनशिप की माँ की, जिसके पास ताकत है वही बोलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है, इतनी छोटी सी बात नहीं सुलझा पाए? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। यू चेंगफेई ने जमीन से वो ईंट उठाई जिससे होंगली को मारा गया था। चेंगफेई गुस्से में अपने हाथ में ब्रिक पकड़े हुए था। उसने सीधा होंगली को देखा और बिना किसी डर के उसके सिर पर ब्रिक दे मारी। होंगली जमीन पर गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा। यू चेंगफेई ने चिल्लाया, यू चेंगफेई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यू चेंगफेई ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? वांग हाओ मेरा भाई है, वो मेरा वो भाई है जिसके साथ मैं बचपन में एक ही पैंट पहनकर बड़ा हुआ हूँ। वांग हाओ ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, हम बचपन में साथ खेलते थे पर बड़े होकर कांटेक्ट कम हो गया था। आज यू चेंगफेई ने इतने लोगों के सामने मुझे अपना भाई कहकर मेरी इज्जत बचा ली। होंगली डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, यूगे, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। यू चेंगफेई ने अपना ध्यान जौ यांग की तरफ किया। वो जौ यांग के पास गया और पूछा, हम पहले मिले हैं ना? मैंने तुम्हें पहले मारा था ना? वांग हाओ शॉक रह गया। उसे अब समझ आया कि यू चेंगफेई ने जौ यांग को पहले भी मारा था। यू चेंगफेई ने जौ यांग से पूछा, बताओ मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों मारा था? जौ यांग पसीने पसीने हो गया। उसने डरते हुए कहा, तुमने मुझे कहा था कि अब से वांग हाओ को कभी परेशान मत करना। वांग हाओ को झटका लगा। उसने सोचा, मतलब यू चेंगफेई ने 6 महीने पहले जौ यांग को मेरे लिए वार्न किया था, पर उसके बाद भी जौ यांग ने मुझे और ज्यादा बुली किया। यू चेंगफेई ने गुस्से में कहा, लगता है तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी। उसने जमीन से एक और ब्रिक उठाई। क्या अभी भी कुछ कहना चाहते हो? जौ यांग रोते हुए बोला, हम दोनों एक ही टाउन से हैं, प्लीज मुझे मत मारो। यू चेंगफेई ने कहा, वांग हाओ को बुली करना मौत के बराबर है। जौ यांग डर के मारे रो पड़ा। मैं गलती करूंगा, प्लीज छोड़ दो। यू चेंगफेई ने पूछा, प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मैंने पहले कम मारा था या तुम्हें बहुत हिम्मत हो गई है? ये कहकर उसने ब्रिक सीधा जौ यांग के चेहरे पर दे मारी। जौ यांग इतना डर गया कि उसके पैंट में पेशाब निकल गई। वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे और उंगली उठाने लगे। यू चेंगफेई ने वांग हाओ की तरफ मुड़कर कहा, देखा, वो इसलिए तुम्हें बुली कर रहा है क्योंकि वो तुमसे डरता नहीं है। अगर तुम्हें इस किस्मत से बाहर निकलना है तो तुम्हें उसे डरना सिखाना पड़ेगा, समझे? पिछले 3 सालों में जब वो तुम्हें बुली कर रहा था, मैंने दिमाग में उसे हजारों बार मारा है, पर अफसोस वो सिर्फ एक ख्याल था। वांग हाओ ने आगे बढ़कर यू चेंगफेई के हाथ से ब्रिक ले ली। जौ यांग ने गिरते हुए कहा, वांग हाओ प्लीज मुझे मत मारो, मैं गलती करूंगा। हम क्लासमेट हैं, देखकर हमारी पुरानी यादें, मैंने तुम्हें मिल्क भी पिलाया था। वांग हाओ को पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, जब हम डेस्कमेट बने तो उसने मुझे स्नैक्स दिए थे, पर वो सिर्फ इसलिए ताकि वो एग्जाम में मेरे पेपर्स कॉपी कर सके। वांग हाओ ने गुस्से में कहा, झुक जा नील। उसने ब्रिक जौ यांग के सिर पर दे मारी। जौ यांग दर्द से चिल्लाया और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। वांग हाओ ने फाइनली अपने बुली को सबक सिखा दिया था। जौ यांग जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसके सिर से खून बह रहा था। वांग हाओ ने उसे देखा और सोचा, क्या किसी को अपने आगे झुकाना सच में गर्व की बात है? तुमने शायद उसके शरीर को तो जीत लिया है, पर उसके दिल को कभी नहीं जीत पाओगे। वांग हाओ को पता था कि जौ यांग के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सिर्फ डर के मारे झुका है। अंदर ही अंदर वो बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। पर वांग हाओ ने उसे उठने का इशारा किया और कहा, उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, वरना मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदला ले सकते हो तो कभी भी आ जाना। जौ यांग हैरान रह गया कि वांग हाओ उसे छोड़ रहा है। वो डरते हुए उठा और वहां से भाग गया। ली जिये ने यू शाओ यू चेंगफेई से पूछा, क्या हमें उसे सच में जाने देना चाहिए? यू शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, होंगली तो तुम्हारे लिए ही आया था। अगर जौ यांग अभी चला गया तो होंगली बाद में उसकी जरूर पिटाई करेगा। डोंगुआन के एक रहने वाले के नाते मैं उसे वार्न कर रहा हूँ। फिर यू शाओ ने वांग हाओ की तरफ मुड़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कैसा लगा? सुकून मिला ना? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा सुकून मिला यूगे, आज के लिए थैंक यू।
यू शाओ ने कहा, अरे पगले, भाइयों में थैंक्स नहीं होता। उसने फिर पूछा, वैसे क्या तुमने पहले कभी जोयांग को मारा था? वांग हाओ कंफ्यूज हो गया। यू शाओ ने बताया, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को बताया था कि तुम्हें स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो मैंने गुस्से में जों यांग को ढूंढा, उसे एक गली में खींचा और अच्छी तरह पिटाई की थी। मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें परेशान न करे। वांग हाओ को अचानक सब समझ आ गया। उसने सोचा, तो इसलिए उसके बाद जो यांग ने मुझे और ज्यादा बुली किया। उसने अपना गुस्सा और ह्यूमिलिएशन मुझ पर निकाला। यू शाओ ने गुस्से में कहा, लगता है मैंने उसे उस वक्त हल्का मारा था। कोई बात नहीं, अब हमारे स्कूल पास हैं। अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो सीधा मुझे ढूंढ लेना। अचानक यू शाओ को कुछ याद आया और वो घबरा गया। अरे सब लोग कहाँ गए? मेरा गेम अकाउंट कौन लेवल अप करेगा? मैंने कहा था ना कि मेरा अकाउंट 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। मेंग लियांग ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो यूगे, मैंने लाओ झांग को बोल दिया है, वो अभी ग्राइंड कर रहा है। यू शाओ ने चैन की सांस ली। यू शाओ ने वांग हाओ से कहा, इस बार मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर अगली बार अगर होंगली जैसे किसी से पंगा पड़े तो बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ना। बाकी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं ना संभालने के लिए। सब लोग जोर से हंसने लगे। मेंग लियांग ने वांग हाओ से माफी मांगी कि उसने मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया। वांग हाओ ने कहा कि कोई बात नहीं, सबने उसका ख्याल रखा और सु शियाओबाई ने भी होंगली को रोका था। यू शाओ ने सु शियाओबाई के बारे में पूछा और वांग हाओ को सलाह दी कि उससे अच्छे रिश्ते रखे, क्योंकि भविष्य में उसकी मदद लग सकती है। फिर यू शाओ ने अचानक वांग हाओ से एक गंभीर सवाल पूछा, वांग हाओ, जब तुमने वो फ्लावर पॉट उठाया था जो यांग को मारने के लिए, तो क्या तुमने ये सोचा था कि अगर मैं वहां नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वांग हाओ ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ मैंने सोचा था। अगर मुझे तुम नहीं मिलते तो मैं सीधा घर चला जाता और स्कूल ट्रांसफर कर लेता। कम से कम अगले 3 साल तक मुझे बुली नहीं होना पड़ता। यू शाओ ने वांग हाओ की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर असली मर्द वाली हिम्मत है। तभी मिंग लियांग ने देखा कि यू शाओ खड़े खड़े सो रहा है। उसने उसे हिलाया तो यू शाओ होश में आया और बोला, मैं तो बस झपकी ले रहा था। उसके दोस्तों ने मजाक किया कि यूगे की खड़े होकर सोने की कला कमाल की है। यू चेंगफेई अचानक होश में आया, जैसे वो अभी सोकर उठा हो। उसने हैरानी से पूछा, अरे मैं तो डॉर्म में था ना, यहाँ कैसे आ गया? मेंग लियांग और बाकी लोग हैरान रह गए। मेंग लियांग ने कहा, यूगे तुम तो यहाँ आधे घंटे से खड़े हो, तुमने ही तो होंगली और जोयांग को पीटा था। वांग हाओ भी कंफ्यूज था। उसने सोचा, क्या यूगे को सब भूल गया? हमने अभी बात की थी। पर यू चेंगफेई मुस्कुराया और बोला, मैं मजाक कर रहा था, मैं सब सुन रहा था, मैं बस सोच रहा था। फिर उसने अपना असली प्लान बताया जो सबके होश उड़ा देगा। यू चेंगफेई ने कहा, माई जी, होंगली का बॉस अभी जेल में है, वो 15 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब शॉक्ड थे। मेंग लियांग ने पूछा, क्या वो जेल में कैसे गया? यू चेंगफेई ने हंसते हुए बताया, मैंने एक लियांगपी स्टॉल के मालिक को पैसे देकर कहा था कि वो माई जी के खाने में एक पूरी बोतल मिर्च डाल दे। माई जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने हंगामा किया और पुलिस ने उसे उठा लिया। अब वो 15 दिन तक फ्री खाना जेल खाएगा। वांग हाओ समझ गया। इसलिए यू चेंगफेई ने होंगली को इतनी बुरी तरह पीटा क्योंकि उसका बॉस माई जी पहले से ही जेल में था, तो कोई बदला लेने वाला नहीं था। यू चेंगफेई फिर वांग हाओ की तरफ मुड़ा और गंभीर होकर कहा, वांग हाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें चेंगनान हाई स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वांग हाओ घबरा गया। क्यों? मैंने तो अभी बुलिंग खत्म की है। यू चेंगफेई ने समझाया, 15 दिन बाद माई जी बाहर आएगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो जो यांग से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम यहाँ रहे तो वो तुम्हें बुरी तरह परेशान करेगा। इसीलिए मेरे वोकेशनल स्कूल झिशियाओ आ जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। वहां का प्रिंसिपल तुम्हारा स्वागत करेगा और स्कॉलरशिप भी देगा। वांग हाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने ये स्कूल बुलिंग से बचने के लिए ज्वाइन किया था, पर अब लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मेंग लियांग और बाकी लोग भी वांग हाओ को गले लगाने लगे। हाँ भाई, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वांग हाओ रो पड़ा। उसने सोचा, शायद ये लोग यू चेंगफेई की वजह से मेरे पास हैं, पर आज मुझे पहली बार असली दोस्त महसूस हो रहे हैं। फिर सब लोग इंटरनेट कैफे गए गेम खेलने। यू चेंगफेई बहुत एक्साइटेड था। चलो मेरा अकाउंट चेक करते हैं। मैंने कहा था ना कि मेरा अकाउंट 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। पर जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, डिफीटेड। यू चेंगफेई चिल्लाया, लाओ झांग, तूने मेरा कैरेक्टर क्यों मरवा दिया? तू बता। इंटरनेट कैफे में यू चेंगफेई यूगे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कैफे के मालिक लाओ झांग को कॉलर से पकड़कर झटका दिया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लाओ झांग डर के मारे कांप रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, कोई कस्टमर पैसे देने आया था, मैंने स्क्रीन स्विच की और जब वापस आया तो आपका कैरेक्टर गेम में मर चुका था। यू चेंगफेई ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है मेरा अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है? लाओ झांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कंपेंसेशन दूंगा, मैं आपको 50 रुपए की मेंबरशिप रिचार्ज कर देता हूँ। यू चेंगफेई को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। क्या मैं पैसों से खरीदा जा सकता हूँ?